हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम हचन चौधरी है और आज हम लोग आरजेएस की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 25 डेज है हार्डली, जो 23 जून को आरजेएस प्री शेड्यूल है, उसके लिए जो रिमेनिंग टाइम है हमारे पास 25 दिन का, उसमें किस तरीके की प्रिपरेशन करें कि हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम निकाल सके। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 2019 और 2021 में आरजेएस पर हुआ वो मैंने क्लियर किया और मेंस लिखा 2 बार मैंने। तो उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे जब हमारे पास 20-25 दिन बचे हुए हैं तो उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम अपना बेस्ट आउटकम दे और बेस्ट शॉट दे सके, ताकि हम अपना जो प्री क्लियर कर सके और मेंस के लिए सिलेक्शन सिक्योर कर सके। तो हम लोग आज है ना पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। 4-5 बुलेट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने जो आरजेएस के लिए अपीयर हो रहे हैं सबने अपना फॉर्म भर दिया होगा। जो लास्ट मंथ, इसी मंथ 9 अप्रैल को लास्ट डेट थी, फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और आई होप कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लेकिन जो रिमेनिंग टाइम है उसमें किस तरीके से हम लोग अपना बेस्ट आउटकम निकाल सके, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो कैसा है। एग्जाम का पैटर्न, ये सारा चीज ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दे रखा है, लेकिन हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाएंगे, वो स्ट्रेटेजी इस पैटर्न पे बेस कि अभी का जो 25 दिन का टाइम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से अलॉट करना है सेक्शन ऑफ आवर्स, कि हम लोग प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ टाइम दे सके चीजों को। तो जो एग्जाम है, शेड्यूल एग्जाम है, वो 100 मार्क्स का होगा और तुम्हारे पास 2 घंटे होंगे, 2 आवर्स। 100 नंबर में से 70 मार्क्स लीगल पोर्शन रहेगा और 30 मार्क्स, जिसमें 15 मार्क्स रहेंगे हिंदी ग्रामर के और 15 मार्क्स रहेंगे इंग्लिश ग्रामर के। ठीक है, तो हम लोग इसमें से जो 100 मार्क्स है उसमें से कितने मार्क्स लाने हैं हमें कि एटलीस्ट हम लोग प्री का एग्जाम क्लियर कर लें। तो ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं या एनालिसिस मैंने करा है प्रीवियस ईयर्स के जो 2 प्री एग्जाम्स हुए 2019 एंड 21 का, तो उसके बेसिस पे मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि एटलीस्ट तुम कितने मार्क्स लाने हैं कि तुम्हारा कंफर्म रहे कि भाई अपना प्री में तो हो जाएगा और प्री का एग्जाम देते ही तुम सीधा मेंस की प्रिपरेशन कर सकते। तो जो डेटा है, वो जो मैं डेटा बता रहा हूं, दिस इज एब्स, जो कट ऑफ है वो मैं सिर्फ जनरल की बताऊंगा, क्योंकि जनरल की कट ऑफ आइडियली और जनरली सबसे ज्यादा ही रहती है। बाकी कैटेगरी के बच्चे जनरल है उसके आसपास है तो दे कैन कंसीडर देयर सिलेक्शन श्योर। लेकिन हम लोग जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो जनरल को कंसीडर करके बना रहे हैं ताकि बाकी लोग भी आसपास उसी लेवल में, उसी पैटर्न में प्रिपरेशन करें तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जो लास्ट ईयर के हम लोग डेटा देखे कि किस तरीके से उनका कट ऑफ रहा है, तो हम लोग 2019 की बात करें तो 19 के अंदर जो कट ऑफ रहा है जनरल कट ऑफ वो 60 का रहा है और उस टाइम जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी थी 197। ठीक है, 197 की वैकेंसी में जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 60 रही और उस टाइम 103 सीट्स थी जनरल के लिए। ठीक है, देन 21, जो 21 में जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 72 रही है और उसमें जो टोटल वैकेंसी थी 120 और जो जनरल की सीट्स थी वो 60 थी। तो जैसे ही 2021 में एग्जाम हुआ, क्योंकि सीट्स कम थी तो जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो गई। अब ऑफ कोर्स मैं ये जो डिस्कशन है ये जनरली कब होता है, जब प्री का एग्जाम देके आते हैं और पता करने के लिए कि अपना एग्जाम अपना क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अभी मैं डिस्कशन करने का पर्पस ये है कि तुम
एटलीस्ट ये टारगेट बना के चलो कि भाई मुझे अगर अपना सिलेक्शन प्री में करवाना है तो मुझे इतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। अब तुम्हें इतने मार्क्स कहां से सिक्योर करने, ये स्ट्रेटेजी बनाना तुम्हारा काम। तो हम लोग उस हिसाब से तुम स्ट्रेटेजी बना के तुम रेलेवेंट पोर्शन में अपना मार्क्स सिक्योर कर सको, तो दिस कैन बी अ स्मार्ट वे ऑफ सिक्योरिंग योर सिलेक्शन। ठीक है, तो क्योंकि 2021 के अंदर सीट्स कम थी, तो जो कट ऑफ था वो 72 का चला गया। अभी जो 22 में है वो वैकेंसी है अराउंड 222 वैकेंसी है, और इसमें 87 अराउंड है जनरल की सीट्स। तो उस हिसाब से तुम्हें ये मान के चलना चाहिए कि अराउंड 70 की कट ऑफ तो इस बार भी रहेगी। और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहला तो इंक्रीज्ड कंपटीशन, हर साल कंपटीशन बढ़ जाता है और हर साल नए लॉ स्कूल से बच्चे आते हैं एंड दे आर वेरी फ्रेश एंड दे आर वेरी फोकस्ड। ठीक है, तो कंसिडरिंग द कंपटीशन, कंसिडरिंग द सीट रेशियो, आई फील दैट 70 का कट ऑफ तो इस बार भी रहेगा, क्योंकि पिछली बार 72 था लेकिन सीट्स कम थी ऑफ कोर्स, लेकिन इस बार सीट्स भले ही ज्यादा हो लेकिन साथ साथ में कंपटीशन भी बढ़ा है। तो अगर आप 70 का टारगेट लेके चलते हो, टारगेट मतलब कीप योर टारगेट लाइक 75, तो यू कैन रीच एटलीस्ट 70, और 70 का टारगेट बना के आप चलते हो तो आपका एटलीस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट नंबर्स, कि आप लोग आउट ऑफ 100 एटलीस्ट आप 70 मार्क्स ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है प्री एग्जाम में। ठीक है, नाउ ये 70 मार्क्स आपको कहां से और किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। 70 में से अगर आपकी, जो हम लोग ग्रामर की बात करें, ग्रामर में जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, उन दोनों में 20 के अराउंड मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, एक और अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आरजेएस में है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन में आप चांसेस भी ले सकते हो, आपका 50-50 है। सबसे पहले तो जो अच्छे से क्वेश्चन आते हैं वो सब अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उसमें आप श्योर नहीं है, तो उसमें भी आप अच्छा चांस ले सकते हो और मार्क कर सकते हो। आंसर तो आपको अटेंड करने ही है सारे, पहले आपको जो बहुत अच्छे से आते हैं, क्लियर आते हैं, वो अटेंड करने हैं, और उसके बाद में बचे हुए टाइम में आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप श्योर नहीं है, उसमें भी आपको रिलेवेंट जो प्रोबेबल आंसर है वो तो मार्क करके आना ही है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपके अगर क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो गया तो भी आपका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है राइट आंसर्स पे, इसलिए अटेम्प्ट तो सारे करके ही आना है। तो इधर हम लोग जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 70 लीगल का है, 30 ग्रामर का है। तो यदि आपकी ठीक ठाक भी प्रिपरेशन है, क्योंकि पिछले 2 एग्जाम्स मैंने दिए हैं और उस हिसाब से मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकता हूं कि जो ग्रामर्स होते हैं वो ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं ना बहुत ज्यादा इजी आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं। तो आप 30 में से 30 मार्क्स में से 20 आप ग्रामर में आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो आप ला सकते, 15 तो ला ही सकते। तो अगर आपने अच्छा लगभग 30 to 40 आवर्स आपने अलॉट कर दिया ग्रामर्स को, और जो फंडामेंटल टॉपिक्स है अंग्रेजी इंग्लिश के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, जो अदर मॉडल्स है, आपके टेंस है, ये इन चीजों पे यदि आपने प्रॉपर वो दे दिया टाइम अपना, तो आप 20 के अराउंड तो मार्क्स ला ही सकते हो। 20 तो अराउंड आपको 50 मार्क्स सिक्योर करने हैं लीगल में। अगर 20 से 25 आप ग्रामर में सिक्योर करते हो तो 45 to 50 के आसपास आपको लीगल में सिक्योर करना है। तो इस तरीके की आपको स्ट्रेटजी बनाने की, लीगल में मुझे एटलीस्ट 50 मार्क्स लाने और ग्रामर में एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स लाना है। 20 से 25 मार्क्स और 50 मार्क्स यदि आप लाते हो तो 70 to 75% आपका जनरल में भी आराम से क्लियर हो सकता है। ये चीज तो आपका ग्रामर का रहा और कट ऑफ का रहा।
प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आपको अराउंड 70 तो सिक्योर करना है, जिससे आप अपना जो नंबर है वो मेंटेन कर सको और अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है उसको इंक्रीज कर सको, ताकि प्री का एग्जाम देते ही आप सीधा मेंस की प्रिपरेशन कर ले। आइडियली तो यही होता है कि प्रिपरेशन सब एक साथ ही होती है, लेकिन पैटर्न मेंस का अलग है, प्री का अलग है। ठीक है, प्री में सिर्फ आपको एमसीक्यूज मार्क करने हैं और मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो मेंस इज मच टफर देन प्रीलिम्स एग्जाम। तो इसीलिए प्री का एग्जाम देते ही विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि प्री का एग्जाम देते ही आप श्योर हो कि मेरा प्री में हो रहा है, आई एम क्लियरिंग क्रॉसिंग माय 70 मार्क्स रेशियो, एंड देयरफॉर आपको इमीडिएटली मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। तो उससे आपका वेस्ट ऑफ टाइम कम हो जाएगा और आप ज्यादा फोकस कर पाओगे मेंस पे। ठीक है, नो जैसा कि हमने पैटर्न डिसाइड कर चुके हैं 70-30 नो नेगेटिव मार्किंग, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको, और जो प्रीवियस एनालिसिस ऑफ कट ऑफ उसके हिसाब से आपको अराउंड 70 मार्क्स तो लाने ही है जनरल के लिए, मैं बताऊं। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास जो 25 दिन बचे हुए हैं उसमें क्या पढ़े और किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम निकाला जा सके। तो मैं अपना एक्सटेंड बता रहा हूं कि जो लास्ट मोमेंट रहता है, लास्ट टाइम रहता है, कुछ लास्ट का 25 दिन 20-25 दिन के आसपास रहता है, तो किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं जो हमें हमारा सिलेक्शन में हेल्प करे। तो देखो, अब ये उन जो 2 टाइप के लोग हैं, एक तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और एंटायरली मतलब होल डे स्टडी है, उनका कोई जॉब वॉब नहीं है, ड्रॉप लिया हुआ है या फिर किसी तरह की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो पूरा दिन 24 घंटे में से अराउंड 12 से 15 घंटे वो अलॉट कर सकते हैं आरजेएस के लिए, क्योंकि लास्ट का 25 दिन बचा हुआ है, तो उसमें तो उतना करना ही पड़ेगा। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन में जिसका 9 to 5 जॉब रहता है, तो उनका है कि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock to 9 o'clock सुबह के 4 घंटे कैन प्ले अ वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशंस। दूसरा, शाम को 9 से 11 के बीच, 8 से 10 के बीच में जो भी आपका टाइम रहता है, सुबह 4 घंटे और शाम को 2 घंटे, ऐसा करके 6-7 घंटे यदि आप स्ट्रेच कर पाओ अगले नेक्स्ट 25 डेज के लिए, तो इट कैन प्रूव अ मिराकल फॉर यू। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हम लोग यदि इस पॉइंट पे यदि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग रिवीजन की बात करते हैं या फिर पहले पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल्स क्लियर है, लो स्कूल में ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपको टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, लेकिन ब्रशअप करना है, याद करना है, मतलब रिवीजन करना है आपको, तो उसके लिए 25 दिन सफिशिएंट है, आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं आरजेएस के लिए, तो वो डेफिनेटली एक बार तो थरो रीडिंग दे चुके होंगे पहले, आज से पहले, इस नोटिफिकेशन से पहले। और जिन लोगों का सिलेबस थरो रिवीजन, थरो स्टडी यदि एकदम प्रॉपर तरीके से एक बार भी यदि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो विद इन अ वीक, ये मंथ कंप्लीट होने से पहले विद इन अ वीक, नेक्स्ट 5 दिन में आपको वो सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स एक बार सब कुछ असाइड करके एक बार अच्छे से थरो रीडिंग करनी है, ताकि जो नेक्स्ट मंथ के जो 3 वीक है, अराउंड 20 डेज, उसमें आप रिवीजन पे एंटायरली फोकस कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप 31st तक अपना जो बेसिक रिवीजन है लॉ का, वो एक बार कंप्लीट कर ले, तो आगे रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ा है एक बार, अगले यदि लास्ट 1 महीने में यदि आपने प्रिपरेशन शुरू करी है और अभी आप यदि इस मंथ एंड तक प्रिपरेशन खत्म कर देते हो, फर्स्ट प्रॉपर रीडिंग खत्म कर देते हो, तो आगे के लिए आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने रिसेंट पढ़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ द चीज याद है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ताकि श्योर हो जाओ किसी भी ऑप्शन आ जाए, कंफ्यूजिंग ऑप्शन आए एग्जाम में तो भी। एंड देयरफॉर नाउ जो 31st से लेके या जो एक नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक है, उसमें फर्स्ट वीक में 1 से 5 तक
आपको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है। फर्स्ट रिवीजन, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं क्योंकि, और रिवीजन कंप्लीट करने में आपको 25 से 30 घंटे में आराम से रिवीजन खत्म कर सकते हो। जो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, उनको 2 से 3 घंटे में रिवीजन आप कर सकते हो आराम से। यदि फोकस होकर आप बैठते हो सुबह, तो 3 घंटे में आपको मतलब पन्ने घुमाने हैं और आप 3 घंटे में अच्छा टाइम देके एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। इस तरीके से आपको 20 से 25 घंटे में या 25 से 30 घंटे मैक्सिमम, उसमें आपको फर्स्ट रिवीजन खत्म करना है। मतलब 1 से 5 जून के बीच में आपके फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। साथ साथ में आपका डेली, आज से डेली, या फिर अगर लॉ के सब्जेक्ट्स बहुत सारे इनकम्प्लीट पड़े हैं अभी, तो प्राइमरली 31 तक आपको सारे लॉ एकदम थरोली कंप्लीट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट 20 डेज तक, 1 से लेके 20 तारीख तक आपको रोज 1 घंटा ग्रामर को देना है। तो 10 घंटा हिंदी को और 10 घंटा इंग्लिश को आप दोगे, तो मुझे लगता है कि आप 20 मार्क्स के आसपास तो ला ही लोगे, समझ के। क्योंकि पहले भी यदि आपने प्रिपरेशन की है, या फिर कहीं इंग्लिश ग्रामर और हिंदी तो हम लोग पहले 10th 12th में भी पढ़ते थे, या कॉलेज के टाइम में भी इंग्लिश ग्रामर तो काफी लोगों को होती है। तो उसमें आप 20 घंटे, 20 से 25 घंटे अलॉट करके आप यू कैन अचीव मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स इन द ग्रामर। साइमल्टेनियसली 1 से 5 जून के बीच में आपको फर्स्ट रिवीजन, 5 से 10 जून के बीच में आपको सेकेंड रिवीजन करना है, ठीक है। और इफ यू कैन डू वेल एंड बेस्ट, 10 से 15 के बीच में थर्ड रिवीजन। तो 1 से 15 के बीच में 3 रिवीजन, मतलब आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी एकदम ही आ जाएगी, कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहेगा। सेकेंड चीज, नेक्स्ट थिंग इज आपको एमसीक्यूज अटेंड करने हैं। अभी हमारे पास 25 दिन है। आप टाइमर लगा के डेली 60 मिनट का टाइमर है या 50 मिनट का टाइमर है, 50 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने एटलीस्ट, ठीक है। एग्जाम की तरह 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस नहीं करने आपको 50 मिनट्स का टाइमर लगा के 100 क्वेश्चन, मतलब डेली आपको यदि 200 क्वेश्चंस आप यदि करते हैं डेली, आप शाम का टाइम लगा के इस वीक यदि जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो इस मंथ के एंड तक तो आपको खत्म करना ही है सब कुछ लॉ का खत्म करना है। उसके बाद में ग्रामर और एमसीक्यूज आप एक साथ शुरू कर सकते हो और लॉ का रिवीजन शुरू कर सकते हो। तो आपको 1 तारीख से लेके, यदि मैं अज्यूम करूं कि भाई किसी का रिवीजन कुछ बाकी है या फर्स्ट रीडिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं हुई बाकी है, तो 31 तक आप रिवीजन के लिए, और 1 से लेके नेक्स्ट 20 डेज तक आपको डेली 2 घंटे, मतलब डेली आपको 100 क्वेश्चन एटलीस्ट करने, 100 to 200 क्वेश्चन एज मच, एटलीस्ट 100। यदि आप दो पेपर, आइडियली 100 क्वेश्चन में एक पेपर होता है, तो यदि 2 पेपर आप डेली सोल्व करते हैं सुबह शाम, तो डेली यदि 200 क्वेश्चन आप करते हो, तो नेक्स्ट 20 डेज में अराउंड 4000 क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। 4000 मतलब अराउंड 40 प्री एग्जाम्स। यदि 40 प्री एग्जाम्स का आपने यदि अच्छे से करा हुआ है एमसीक्यूज अटेंड, तो बहुत सारे डाउट्स आपको उधर ही क्लियर हो जाएगा। अनदर थिंग इज, जब आप एमसीक्यूज अटेंड कर रहे होते हैं, टाइमर लगा के आपको जो क्वेश्चंस आ रहा है, जो जैसा मैं करता हूं, जो मैं स्ट्रेटजी अपना, तो वो आपको बता रहा हूं। जो एमसीक्यूज मैं टाइमर लगा के 1 घंटे का 50 मिनट का टाइमर लगा के मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। फिर मैं जो बैक साइड में जो लिखा रहते हैं आंसर्स, यदि आप कोई भी गाइड आप देख सकते हो, बहुत सारी गाइड्स आती है यूनिवर्सल के वगैरह, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस प्री के एग्जाम से उनका सारा कंपाइलेशन रहता है, तो वो मंगा के आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसमें बैक साइड में आंसर लिखा रहता है। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वो आप सारे क्वेश्चंस चेक करना शुरू करो, आपको जिस पे हार्डली 5 मिनट्स लगेगा, और जो आंसर आपका गलत हुआ उस पे सर्कल लगाओ और उसको अच्छे से पढ़ो, ताकि वही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए तो आप वहां गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको लॉ का रीडिंग का प्राइमरी रीडिंग खत्म करना है, और उसके बाद में फर्स्ट सेकेंड एंड एटलीस्ट दो रिवीजन तो लगाने ही लगाने, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपकी ग्रामर पार्ट एटलीस्ट 20 to 30 आवर्स आपको ग्रामर्स को देने हैं, जिससे आपके बेसिक्स ऑफ द ग्रामर क्लियर हो जाए, ठीक है। और
साइमल्टेनियसली आपको एमसीक्यूज करना है। यदि इन तीनों चीजों को एक साथ लेके आप चले तो आपकी प्रिपरेशन को कोई भी, आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है उसको कोई नहीं रोक सकता। यू कैन अचीव 70 मार्क्स। और इस तरीके से अगर हम लोग जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरी में भी आप तो 70 मार्क्स अचीव करते हो तो श्योर शॉर्ट आपका सिलेक्शन होना ही होना है, लेकिन जनरल में आइडियली 70 के आसपास यदि आप 70 को क्रॉस करोगे तो कंसिडरिंग जो करंट वैकेंसी की जो सीटें है उसको कंसिडर करते हुए आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% सिक्योर है। बट यू नीड टू क्रॉस 70 मार्क्स एंड दिस इज द लास्ट चांस। और मैं ये लास्ट चांस क्यों बता रहा हूं, जो उन लोगों ने जो प्रिपरेशंस ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, हम सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कोड्स आए हैं, नए लॉज आए हैं, वो एप्लीकेबल है। तो आगे से जितने भी या कोई भी वैकेंसी आती है, भले ही उसमें पैटर्न सेम रहे, लेकिन उसका जो कंटेंट है अराउंड 20 to 30% कंटेंट चेंज हो जाएगा। 30 अराउंड 30%, 30-35 कंटेंट चेंज हो गया तो, और उसमें सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा, क्रोनोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो आपको हार्डवर्क बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इनपुट करना पड़ेगा और टाइम के साथ एनर्जी, मोटिवेशन वो सब कम हो जाता है। दिस इज योर लास्ट चांस। 70 मार्क्स लाइए और प्री क्लियर करिए, और प्री क्लियर करके एग्जाम देके नेक्स्ट डे पे आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए बैठना है। एंड कीप believing yourself as a judge, keep feeling the good you are going to do after becoming a judge। क्योंकि ये जो सेल्फ मोटिवेटेड की टेक्निक्स हैं, आपको ये क्यों करना, इसके रीजंस आप ही हैं जो बेस्ट जानते हैं। आपको जज बन के क्या करना है, कितने सारे इंप्रूवमेंट्स लाने हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में, सोसाइटी में कितने चेंजेस लाने हैं। सो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प योर सेल्फ एंड put your 25 days in a hard way, and believe me, trust me, it will pay you off. You will get the benefit out of it। और अगर कितनी भी प्रिपरेशन करें, इफ वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्री एग्जाम्स, तो फिर कितना भी नॉलेज हो या आगे के क्या चांसेस है, वो इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। खत्म कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर हमें एग्जाम्स क्लियर करना है, मेंस और इंटरव्यू तो बाद की चीज, फर्स्ट विल हैव टू गो थ्रू एंड क्लियर थ्रू दिस प्री एग्जाम्स। और ये एग्जाम क्लियर करके ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप वी कैन फर्दर स्टेप अपॉन द नेक्स्ट स्टेप। तो इसीलिए कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एट लीस्ट फॉर 25 days। बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट। इमेजिन कि तुम जज बन गए हो। जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं और एंटायरली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पूरा टाइम अलॉट करके, आपको एटलीस्ट 12 से 15 घंटे खुद को इन्वॉल्व करना है स्टडीज में। और जो हम लोगों ने स्टडीज डिस्कस करी उस हिसाब से आपको वर्क अपॉन करना है 3 चीजों पे, लीगल, ग्रामर और एमसीक्यूज। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इससे आपके जो प्री में जो एग्जाम के ड्यूरेशन में जो गलती होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो भाई डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आपको मॉर्निंग में उठ के जितना टाइम अलॉट कर सकते हो, जॉब है, देयर इज नो ऑप्शन टू इट, विल हैव टू डील विद इट साइमल्टेनियसली। तो अगले 25 दिन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कीप योरसेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड गेट इट डन एंड यू विल बी आर जज। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।